अपनी साल 2025 की सैलरी टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपने इस नॉर्मल रिटर्न का बटन दबाना है। यहाँ पे लिखना है 2025, इसको चूज करना है और नेक्स्ट यहाँ से कंटिन्यू का बटन दबाना है। ये फॉर्म ओपन होते ही सबसे पहले आपको सैलरी का सेक्शन दिखाता है यहाँ पे, और इस सैलरी के सेक्शन के पहले हेड में आपने अपने पूरे साल की सैलरी को यहाँ पे लिख देना है। नीचे आपने अलाउंसेस बताने हैं जो आप एक साल में रिसीव करते हैं। इसके अलावा कोई बोनस या अदर बेनिफिट मिलता है आपको तो वो आप इस जगह पर लिखेंगे। फिर इन केस अगर आप इस साल सैलरी पर्सन से एक पेंशनर बन गए हैं तो पेंशन की एंट्री के लिए हम ये सैलरी वाली एंट्रीज को ख़त्म कर देंगे और आपके पेंशन की जो एंट्री होगी वो होगी इस सेक्शन में। यहाँ पे मिसाल के तौर पर ये वैल्यू मैंने लिख दी। नेक्स्ट अब आपने अपने पूरे साल के टैक्सेस बताने होते हैं जो आप एक साल में पे करते हो। उसके लिए आप चलेंगे यहाँ पे ये टैक्स चार्जेबल / पेमेंट्स और नीचे ये एडजस्टेबल टैक्सेस। यहाँ पर आपके रेलिवेंट हर एक टैक्स को हम एंटर करेंगे इन डिटेल्स। नेक्स्ट अगर आप एक टीचर या रिसर्चर हैं देन आप टैक्स रिडक्शन के लिए इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। जब यहाँ पर आप अपनी रेलिवेंट सारी एंट्रीज कर लेंगे देन हमने जाना होता है अपने एक्सपेंसेस एंड एसेट्स को डिक्लेयर करने के लिए। तो उसके लिए हम चलेंगे नीचे ये वेल्थ स्टेटमेंट में। यहाँ पे आपके पर्सनल एक्सपेंसेस आएंगे, आपके पर्सनल एसेट्स और अगर आपके साल भर में कोई लायबिलिटीज बन रही हैं तो उसको हम यहाँ पे एंटर करेंगे। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। साल 2025 का टैक्स रिटर्न फॉर्म आ गया है विच इज़ ए लिटिल कम्प्लेक्स फॉर यू देन प्रीवियस ईयर्स, बट मैं यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, आपसे शेयर करूँगा और साथ में आप जो टैक्स रिटर्न के हवाले से सवालात करते हैं मैं उनके आंसर भी साथ साथ करता रहूँगा। तो इसलिए आप इस सब को मेरे साथ साथ अच्छे से समझें। तो अब अगर आप पिछले ईयर से फाइल करते आ रहे हैं देन आप इन न्यू चीज़ों को जल्दी समझ जाएंगे, बट अगर ये आपका पहली दफ़ा रिटर्न है जो आप इस वक्त फाइल कर रहे हैं देन आपने तमाम चीज़ों को अच्छे से देखना है, समझना है ताकि आप कोई पॉइंट मिस ना कर दें एंड उसे समझे बगैर रॉन्ग रिटर्न अपनी फाइल कर दें। तो अब साल 2025 के टैक्स रिटर्न हम फाइल करेंगे 4 सिंपल स्टेप्स में। फर्स्ट स्टेप इज़ डिक्लेयरिंग योर टोटल इनकम। तो उसके लिए हम लेंगे ये फॉर्म नॉर्मल रिटर्न और यहाँ पे लिखेंगे 2025। इसको यहाँ से चूज़ करके कंटिन्यू का बटन दबाएंगे। अगर आप पिछले सालों में अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते आ रहे हैं तो यहाँ पे ये फॉर्म ओपन करते ही सबसे पहले आपने ये इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न का बटन दबाना। इससे क्या होगा कि ये यहाँ पे आपके पिछले साल की जो जितनी वैल्यूज़ हैं वो देखिए यहाँ पे उसने ये सारी वैल्यूज़ को पोस्ट कर दिया। और अब आपने इस साल में ये करना होता है कि अपने प्रीवियस ईयर्स की जो अमाउंट्स होती हैं उनको आप अपने करंट ईयर से रिप्लेस कर दें या अगर कुछ न्यू एसेट, न्यू कोई एक्सपेंस, न्यू चीज़ें हैं तो उनको एंटर कर दें। तो इसको मैनेज करना आपके लिए आसान हो जाता है। दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न को डिटेल से समझने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आप अवेल कर सकते हो जिसमें टैक्स रिटर्न की तमाम कैटेगरीज की छोटी से छोटी डिटेल भी डिस्कस की गई है। कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी चेक कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने सैलरी का सेक्शन ही आ जाता है जो कि आपके रेलिवेंट है और यहाँ पर आपको ये जो पहला हेड मिलता है पे एंड वेजेस, यहाँ पर आप अपने पूरे साल की ग्रॉस इनकम एंटर करेंगे। ये सवाल आप अक्सर करते हैं कि यहाँ पे आपका नेट इनकम आएगी या ग्रॉस इनकम, तो आपकी जो ग्रॉस इनकम है वो यहाँ पे आएगी। फिर नीचे ये हेड है अलाउंसेस का। ये अलाउंसेस होते हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर एक गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है जिसमें मेडिकल अलाउंसेस वगैरह जो सबके लिए कॉमन होते हैं और कुछ डिपार्टमेंट्स में ऐसे अलाउंसेस मिलते हैं, यूटिलिटी अलाउंस हो गया, रिस्क अलाउंस हो गया, जो आपकी मेन यानी जो एक गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड होता है एक कॉमन गवर्नमेंट सर्वेंट को। उसके अलावा आपके डिपार्टमेंटल वैल्यूज़ या डिपार्टमेंटल अलाउंसेस होते हैं वो जो आपके टोटल होंगे ना उनको आप यहाँ पे लिखेंगे। मिसाल के तौर पर मैं 25,000 यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे ऐड आ जाता है ये एक्सपेंडिचर रीइंबर्समेंट का। ये मैं आपको कई दफ़ा बताया कि ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो साल भर में आप अपने डिपार्टमेंट में अपनी जेब से करते हैं और फिर साल के एंड पे आपको पे के थ्रू या बाय हैंड या चेक के थ्रू किसी भी तरह से आपको जब वापस पे हो जाते हैं उनकी अमाउंट जो होती है वो यहाँ पे आती है। मिसाल के तौर पर हम इसको भी 50,000 लिख लेते हैं। नेक्स्ट नीचे हेड है यहाँ पे वैल्यू ऑफ प्री रिक्विजिट, यानी ये जो आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस मिलते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स को जिसको हम टी अलाउंस भी कह देते हैं समटाइम्स, तो उसमें उसके बिहाफ पे जो आपको बेनिफिट मिलता है ना, जितना पैसा मिलता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रॉफिट इन लिeu ऑफ एडिशन पे, यानी आपके पूरे साल में जो बोनसेस मिलते हैं, आपको जो अदर बेनिफिट्स मिलते हैं। मिसाल के तौर पर ईद बोनस मिल गया, कोई आपने अच्छी परफॉर्मेंस की अपने डिपार्टमेंट में तो आपको एक्स्ट्रा बोनस मिल गया, या आपके पूरे डिपार्टमेंट को मिल जाता है जैसे वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो मिलते हैं ना वो आप यहाँ पे लिखेंगे। वो एक साल में आपका जितना भी आपको मिला होगा वो लिख देंगे। ये सारी वैल्यूज़ अपनी सैलरी के रेलिवेंट आपने अपने एनुअल टैक्स पे उससे ले सकते हैं या आप अपने अकाउंट डिपार्टमेंट जो है उससे भी आप ये हासिल कर सकते हैं। लिखने के बाद आपने इनको करना है कैलकुलेट, तो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएंगी और ये सब जब कैलकुलेट हुई तो देखिए इसने टोटल आपका बना दिया 13,15,000 आपके टोटल पे।
अब इस साल में उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे एक हेड दे दिया है पेंशन एंड एन्युटी का। ये पहले हम डिक्लेयर करते होते थे अदर सोर्सेज में जाके, अब उन्होंने यहाँ पे दे दिया, क्योंकि यहाँ पे ये पूरे साल में जो आपको पेंशन मिलती है वो भी आ जाएगी और एन्युटी वगैरह भी आ जाएगी। अब इस साल में आप अगर एक पेंशनर बन गए हैं तो आपकी सैलरी एलिमेंट जितनी भी चीज़ें वो ख़त्म हो जाएंगी, और ये पेंशन स्लैश एन्युटी इस सेक्शन के आगे आप अपने टोटल साल की जो पेंशन है वो डिक्लेयर करेंगे। तो उसकी अमाउंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पर मैं 7 लाख ये लिख देता हूँ, ठीक है। अब अगर आप सैलरी पर्सन है तो सैलरी को फॉलो करेंगे, अगर आप पेंशनर हैं तो सैलरी वाली सारी वैल्यूज़ को यहाँ से डिलीट कर देंगे, देन आप कंटिन्यू करेंगे। ये सारी वैल्यूज़ को एक साथ नहीं लेंगे। यहाँ पे एक और बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि मैं 4 महीने तो इस साल में रहा था सैलरी पर्सन, उसके बाद मेरी रिटायरमेंट होगी और बाकी 8 माह की मुझे मिली है पेंशन। उस केस में आपने ये करना है कि जितने मंथ की आपको सैलरी मिली होगी वो आपने उतने मंथ की सैलरी डिक्लेयर करनी है, उसी हिसाब से आपने अलाउंसेस बताने हैं उस 4 मंथ में जितने भी आपको मिले होंगे, और बाकी जो 8 मंथ की आपकी होगी पेंशन वो आप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। उस सूरत में आप ये सभी हेड्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरा साल सैलरी पर्सन रहे हैं तो फिर आपने ये पेंशन वाली फिगर को यहाँ पे एंटर नहीं करना, और अगर आप पूरा साल में पेंशनर रहे हैं देन आपने इन सैलरी वाली फिगर्स को यहाँ से हटा देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे फिलहाल ये पेंशन वाली को हटा रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा पेंशन वालों के लिए, तो फिर आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं सैलरी पर्सन के हवाले से और सैलरी इंडिविजुअल जितने हैं उनके हवाले से। इसको हम कर दिया कैलकुलेट। उसके बाद नेक्स्ट इनकम आपकी क्या हो सकती है, आप प्रॉपर्टी अगर आपकी और आप अगर उस पर कोई रेंट रिसीव करते हैं तो आप इस प्रॉपर्टी की सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे अपने रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल में पूरे साल पे जितना रेंट रिसीव किया वो लिखते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते थे 3 लाख, इसको करेंगे कैलकुलेट। और यहाँ पर ये आपके जो 60,000 रुपया है उसको 1/5 यानी बिल्डिंग की रिपेयर की सूरत में आपको माफ़ कर देते हैं, यानी ये 2,40,000 आपका कंसिडर होगा और 60 लाख रुपये माफ़ हो जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से भी आप साल भर में जो अपने प्रॉपर्टीज़ पे मेंटेनेंस वगैरह करवाते हैं उसको 1/5 यानी टोटल रेंट का 1/5 आपको माफ़ कर देते हैं, तो वो यहाँ से निकल जाएगा और आपको 240 बाकी रह जाएगा। फिर नीचे देखें तो इंश्योरेंस, यानी अगर आप जिस चीज़ की आप ये रेंट रिसीव कर रहे हैं जिस बिल्डिंग वगैरह का उसकी इंश्योरेंस प्रीमियम करवाया हुआ तो साल भर में जो आप उसका इंश्योरेंस पे करते हैं तो उसकी अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। देन अगर आपको लोकल टैक्स यानी लोकल मार्केट टैक्स है आपका, जिस मार्केट में आपकी वो है बिल्डिंग वगैरह या शॉप्स वगैरह जो हैं सारी आपकी, तो उस पर आप जो लोकल टैक्स पे करते हो मार्केट कमेटी का या जो सिक्योरिटी वगैरह के देते हैं वो सारे, तो उसको आप यहाँ से एंटर करेंगे तो वो भी निकल जाएगा। अब इन एक्सपेंसेस के अलावा अगर आपकी प्रॉपर्टी पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने पे की हैं साल भर में जिनकी एंट्री यहाँ पे आपको नहीं मिलती, तो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप 10,000 रुपया उसमें डिक्लेयर कर दें, यानी आपने वहाँ पे कोई आदमी रखा हुआ है कलेक्ट करने के लिए, आप उसको सैलरी देते हो, या आप अगर आते जाते हो ट्रैवल करते हो पेट्रोल का या बाइक का कोई खर्चा हो जाता है तो उसके जो एक्सपेंसेस है उसको आप यहाँ पे अदर में लिख सकते हैं, अदर डिडक्शंस में। इसको आप करेंगे कैलकुलेट तो ये भी इसके साथ में यहाँ पे देखें ये ऐड हो गया। नेक्स्ट पॉसिबल इनकम आपकी ये हो सकती है कि आप एक एग्रीकल्चर से भी आप हासिल करते हो, आपका एग्रीकल्चर ज़मीन है तो आपने इस एग्रीकल्चर हेड में आना है और यहाँ पे आपने पूरे साल की जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी उसको आपने लिख देना है। अभी क्योंकि ये फार्म जस्ट लॉन्च ही हुआ है तो ये फील्ड अभी इन्होंने डिसेबल रखी हुई है, इसको अभी इनेबल नहीं किया, तो ये आने वाले दिनों में जब तक आप इसको फाइल करेंगे ये इनेबल हो जाएगी, तो आप अपने साल भर की जो एग्रीकल्चर इनकम है उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपकी एक पॉसिबल इनकम हो सकती है जो एक सैलरी इंडिविजुअल हासिल कर सकता है, वो होते हैं ये अदर सोर्सेज में रिसिप्ट एंड डिडक्शंस। और यहाँ पे देखें तो ये बहबूद सर्टिफिकेट्स अगर आपने रखे हुए हैं तो इन पे आपको एक साल का जितना बेनिफिट आता है वो लिख सकते हैं आप। उसके बाद अगर आपने अपनी रॉयल्टी किसी को पे की है, रॉयल्टी कहते हैं जब आप अपनी सर्विसेज किसी को देते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं और उसके बाद अगर आपको वो पे कर दे तो वो आप यहाँ पे सेक्शन में एंटर कर सकते हैं। फिर अगर आपने लोन या एडवांसेस किसी को दिए हुए हैं वो आपको वापस मिल गए हैं तो इसमें आ जाएगा। इसके अलावा आपको प्रॉफिट एंड डेट मिला है तो उसकी अमाउंट आप यहाँ पे लिख देंगे, या अदर रिसिप्ट। इसके अलावा कोई ऐसी इनकम जो यहाँ पे लिस्ट नहीं होती और वो आपको मिल रही है तो उसकी एंट्री आप इस खाने में अदर रिसिप्ट में करेंगे। तो अब आपने अपने रेलिवेंट जितनी भी इनकम्स हैं जैसे मैंने एक्सप्लेन की है आपने अपने रेलिवेंट हेड में यहाँ पे डिक्लेयर कर देनी है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है डिक्लेयरिंग ऑल ऑफ योर टैक्सेस जो आप एक साल में पे करते हैं। तो टैक्सेस को पे करने के लिए हम चलेंगे यहाँ पे नीचे टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स एंड देन नीचे यहाँ पे एडजस्टेबल टैक्सेस। यहाँ पे आए तो सबसे पहले आपने अपनी सैलरी के ऊपर जो साल में टैक्स पे किया होता है उसको हमने डिक्लेयर करना होता है। वो वैल्यू एक तो आपको मिल जाएगी आपके एनुअल पे स्लिप से जो आप अपने अकाउंट डिपार्टमेंट से ले सकते हैं, उसको लेके आपने यहाँ पे 149 के अगेंस्ट डिक्लेयर करना होता है। अगर इन केस आपके पास नहीं है लेकिन आपके पास इनकम का पूरा रिकॉर्ड है तो उस इनकम में से कितना टैक्स बन रहा है आपका उसको देखने के लिए आपने जानना होता है यहाँ पे ये कंप्यूटेशन पे।
और यहाँ पे आए तो ये देखें आपकी टोटल इनकम बन रही है, जितने भी सोर्सेज हमने ऐड किए हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी से हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर से है, या आपके जितने भी बहबूद सर्टिफिकेट, कुछ भी टोटल इनकम जो आपकी बन रही है वो बन रही है 15,05,000। और उसके ऊपर जो आपका टोटल टैक्स चार्जेबल बन रहा है 2025 की टैक्स स्लैब्स के हिसाब से वो बन रहा है 75,750। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है जो आपने हर सूरत समझना है कि यहाँ पे ये टोटल टैक्स आ रहा है जो आपकी टोटल इनकम है, लेकिन बीइंग ए टीचर, बीइंग ए रिसर्चर, आपको 25% टैक्स डिडक्शन अलाउड है इस 2025 तक, इसके बाद नहीं। 2025 तक आपको अलाउड है जो आप क्लेम कर सकते हो। तो उसके लिए आपने ये करना होता है कि जब सबसे पहले आप अपनी यहाँ पे सैलरी डिक्लेयर कर देते हैं, मिसाल के तौर पर ये सैलरी डिक्लेयर कर देते हैं, और सैलरी डिक्लेयर करने के बाद जो टोटल अमाउंट आपके टैक्स बनेगी यहाँ पे कंप्यूटेशन पे आके यहाँ पे, उसको आपने लेके टैक्स डिडक्शन में डालना है। चले मैं बाकी सारी वैल्यूज जो मैंने आपको बताई हैं डिक्लेयर करके दिखाया है कहाँ पे क्या क्या करना, उसको मैं करता हूँ डिलीट, ताकि मैं आपको एग्जैक्टली बता सकूँ ये टैक्स डिडक्शन काम किस तरह से करता है। तो वो वैल्यूज मैं डिलीट करके वापस यहाँ पे आता हूँ। तो मैंने अब जो अदर जितने भी आपके इनकम सोर्स लिखे थे उसको ख़त्म करके सिर्फ सैलरी को यहाँ पे रखा है, और जो अलाउंसेस वगैरह हमने डिक्लेयर किए, तो यहाँ पे देखें आपको जो टोटल टैक्स चार्जेबल बन रहा है वो बन रहा है 47,250। और यहाँ से अगर आप नीचे जाएं तो ये देखें ये सारा का सारा आपका रहा है एडमिटेड इनकम टैक्स में, क्योंकि अभी हमने एफबीआई को नहीं बताया कि ये हम पे कर चुके हैं और किस किस सिनेरियो में पे किया है। चलिए अब हम वो देखते हैं। तो हमने इसको कर लेना है कॉपी, और सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे टीचर्स एंड रिसर्चर्स के लिए कि वो अपना टैक्स डिडक्शन यहाँ पे किस तरह से लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखें ना ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको समझ नहीं पड़ती। ये जो टोटल टैक्स बनता है आपका, और अगर आपके डिपार्टमेंट ने आपसे वो जो 25% टैक्स डिडक्शन ऑलरेडी कट कर ली है, देन आपने डिक्लेयर करनी है। अगर उन्होंने कट नहीं की और आपसे पूरा जितना आपका टैक्स बनता था पूरा वो सारे का सारा ही डिक्लेयर कर लिया है, यानी सारे का सारा कट कर लिया है, देन आपने पूरे की पूरी ये वैल्यू यहाँ से उठानी है, और यहाँ पे 49 के अगेंस्ट ये टैक्स चार्जेबल में आपने इस 49 के अगेंस्ट डिक्लेयर कर देना है। बट अगर आपके डिपार्टमेंट ने आपको 25% टैक्स रिडक्शन दी हुई है, तो सबसे पहले आपने टोटल टैक्स को कॉपी करना है जैसे अभी हमने किया, और टैक्स रिडक्शन के सेक्शन में आना है। यहाँ पे देखें टैक्स रिडक्शन फॉर फुल टाइम टीचर्स / रिसर्चर्स, इसके सामने हमने पूरा टैक्स पूरा का पूरा यहाँ पे लिख दिया, कैलकुलेट किया। तो ये देखें ये उसका 11,813 जो उसका 25% बनता था वो यहाँ पे एडजस्ट हो गया। अब बाकी देखने के लिए हम चलेंगे कंप्यूटेशन पे। अब जैसे ही अब मैंने टैक्स रिडक्शन क्लेम किया है तो ये देखें ये टोटल अमाउंट यहाँ पे कम हो गई है। अब ये जो टोटल टैक्स चार्जेबल बन रहा है ये बन रहा है यहाँ पे आपकी सैलरी का, आपके डिफरेंट अलाउंसेस का, आपके डिफरेंट बोनसेस का, सभी का मिलके ये बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, टोटल अमाउंट का जितनी आपके टोटल सैलरी के अगेंस्ट अलाउंसेस जितना कुछ था सब कुछ। अब यहाँ पे इस साल में उन्होंने एक नया हेड ऐड किया है यहाँ पे, ये देखें एवरेज टैक्स का। ये एवरेज टैक्स किसके बारे में है, इसमें 2 सेक्शन है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। ये देखें एवरेज टैक्स पे आए, ये देखें तो यहाँ पे है एक टर्मिनेशन बेनिफिट्स और दूसरा यहाँ पे सैलरी ऑफ एरियर्स। ठीक है, ये 2 हेड है यहाँ पे जिसको हमने एवरेज करके यहाँ पे डिक्लेयर करना होता है जो आपको पूरे साल में आपके साथ हुआ है। अगर तो आप टर्मिनेट हो गए हैं उस साल में तो टर्मिनेशन बेनिफिट्स एंड टर्मिनेशन की सूरत में जो एक साथ आपको अमाउंट मिली है उस पर कितना बना है ये मैं कैलकुलेशन भी करके बताता हूँ। और दूसरा अगर आपको सैलरी एरियर्स मिले हैं तो यहाँ पे हमने ये जो अमाउंट डिक्लेयर की थी ना एम्प्लॉयमेंट के अंदर, ये देखें ये अलाउंसेस हो गए, उसके अलावा आपको ये टोटल वैल्यू ऑफ प्री रिक्विजिट्स होगी, ये आपके एक्सपेंडिचर्स हो गए, या ये आपके टोटल बेनिफिट्स हो गए। तो ये भी हो सकता है कि ये आपको सैलरी एरियर्स की सूरत में मिले हों, जो आपके पिछले रह गए थे उसको इस वे से आपको पे कर दिया गया हो या रीइंबर्समेंट की सूरत में पे कर दिया गया हो। तो हर डिपार्टमेंट में ये थोड़ी सी फ्लैक्चुएशन वो अपने हिसाब से अपने अकाउंट्स को एडजस्ट करते हैं। आपने यहाँ पे एक चीज़ को मेक श्योर करना है, क्योंकि अभी यहाँ पे इन्होंने ये हेड दे दिया है एवरेज टैक्स का, तो अब आपने ये करना है कि इन 2 हेड्स को छोड़ के आपके जो टर्मिनेशन बेनिफिट्स हैं या सैलरी एरियर्स हैं इनको छोड़ के बाकी जो सारा टैक्स आपका बना है, आपकी टोटल सैलरी जो आपने रिसीव की है सैलरी, तो उसके लिए आपने अपने डिपार्टमेंट से एनुअल पे स्लिप लाजमी लेनी है। एनुअल पे स्लिप पे आपका टोटल टैक्स जो सैलरी के अगेंस्ट होगा वो मेंशन होगा, और ये जो बाकी अलाउंसेस आपको वक्तन फ़ौक्तन मिलते रहते हैं इनकी हेड के अगेंस्ट आपको वो वैल्यू जो है वो पार्टिकुलर ईयर में या पार्टिकुलर मंथ में नज़र आ जाएगी। मिसाल के तौर पर आपको 1 लाख रुपया मिला है एरियर सैलरी एरियर्स की सूरत में मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। ठीक है, तो अब आपने अक्टूबर 2024 में जो एक्सेस टैक्सेस की अमाउंट आई है उसको वहाँ से निकाल लेना। वो निकाल लेने के बाद अब आपने उनको एवरेज के हिसाब से देना होता है यहाँ पे एवरेज टैक्स में, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे ये बताने का आपको मकसद ये है कि आपने अपने टोटल सैलरी के अगेंस्ट जो टैक्सेस हैं प्योर सैलरी के अगेंस्ट वो सेपरेट बताने हैं,
और जिन अलाउंसेस के अगेंस्ट जो आपको टैक्सेस पड़ा है वो आपने सेपरेट बताना है, जो कि एवरेज टैक्स बन के आएगा यहाँ पे, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम सैलरी वाला देख लेते हैं। वापस चलते हैं हम यहाँ पे कंप्यूटेशन पे, और हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे ये जो 35,000 था, इसमें से जो 30,000 है वो है आपका सैलरी के अगेंस्ट टोटल। जो आपकी सैलरी थी 12 लाख पहले हमने डिक्लेयर की थी, और फिर हमने अलाउंसेस के साथ उसको 13,15,000 बनाया। तो 5% के हिसाब से बनता है टोटल 30,000 आपकी सैलरी के अगेंस्ट टोटल टैक्स। तो उसको हम डिक्लेयर करेंगे एडजस्टेबल टैक्सेस में। यहाँ पे हम लिख देंगे 12 लाख आपकी टोटल सैलरी जो एक साल में आपने ग्रोस रिसीव की, और यहाँ पे 30,000 रुपया, क्योंकि 6 लाख से ऊपर 12 लाख तक 5% टैक्स है, तो वो यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देंगे, जो बनता है 30,000। अब जो रिमेनिंग आपकी अमाउंट रह गई है, ये देखें, ये रिमेनिंग अमाउंट जो है यहाँ पे 5,437 रुपया, इसको हमने एडजस्ट करना है आपके एवरेज टैक्सेस में। अगर तो आप टर्मिनेट हुए हैं तो फिर आप इस हेड में अपना टोटल एवरेज बताएंगे। वो एवरेज किस तरह से निकलती है, वो निकलती है इस तरह से। जैसे यहाँ पे हमने टोटल आपकी जो ग्रोस इनकम जिसको डिक्लेयर किया था 12 लाख रुपए, और उसके ऊपर जो टैक्स एप्लीकेबल था वो था 30,000। अब आपने 30,000 को 12 लाख के साथ में करना है तकसीम, और उसको ज़रब दे देनी है 100 के साथ, और जो अमाउंट आपके सामने आएगी, जैसे अभी 2.5 आ रहा है, वो हो जाएगी आपका एवरेज टैक्स इन सैलरी एरियर्स में। ठीक है, या अगर आपको टर्मिनेशन बेनिफिट्स मिलेंगे एक साथ तो वो उसकी एवरेज बन जाएगी। दोनों का कैलकुलेशन का फार्मूला सेम है। अभी क्योंकि हम सैलरी एरियर्स को देख रहे हैं और मैं अज्यूम करूंगा कि आप टर्मिनेट नहीं हुए अपने जॉब से, तो इसलिए हम सैलरी एरियर्स के सेक्शन में उसको एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वो रेट जो बना है 2.5, और नीचे हमने 5,437 जो रिमेनिंग हमारा टैक्स बना था उसको हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। तो ये देखें 136 रुपये जो थे, ये आपका वो टैक्स चार्ज हुआ है जो आपके अलाउंसेस या एरियर्स या जो कुछ आया है उसके ऊपर आपकी ये अमाउंट डिडक्ट हुई है, जब हम यहाँ पे एडजस्ट कर दी है। तो अब आपको आई होप समझ आ गई होगी कि एवरेज टैक्स यहाँ पे क्यों दिया गया है एडजस्टेबल टैक्सेस के अलावा। चलें वापस एडजस्टेबल टैक्सेस पे चलते हैं, और यहाँ पे अब हमने मोर आपके जो टैक्सेस है साल में आप पे करते हैं उनको देखते हैं। यहाँ पर मैं वो सारे टैक्सेस के बारे में बताऊंगा जो कॉमनली एक सैलरी इंडिविजुअल को फेस करने पड़ते हैं, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक एडवांस टैक्स ऑन कैश विड्रा फ्रॉम बैंक। यानी आपने बैंक से जो कैश विड्रा करते हैं छोटी अमाउंट का बड़ी अमाउंट का, उसका आपने साल के एंड पे आपने बैंक से जो है वो टैक्स स्टेटमेंट ले लेनी है, उसमें वो मेंशन होगा। उसको लेके आपने प्लस वाला आइकन दबा के ऊपर बैंक अकाउंट नंबर लिखना है, नीचे आपने लिख देना है कि वो आपका बैंक अकाउंट किस अगेंस्ट वो कटा है आपका, जैसे सेविंग, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये देखें, ये उन्होंने एक कंटेंट बना देते हैं यहाँ पे जो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, तो उसको आप लेके आप इस सेक्शन में बता देंगे। नेक्स्ट देखें तो इस साल इन्होंने ये मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन को एक एक वैल्यू को अलग कर दिया। अबव 850, उसके अलावा बिलो 850, नीचे सारा देखें तो ये 1,000 से इतना 1,300, ये सभी हेड उन्होंने यहाँ पे अलग अलग कर दिए। पहले क्या होता था, वो सिंपल एक वैल्यू लेते थे बस, और ठीक है जी मेरी कार के केस मैंने रजिस्ट्रेशन ली करवाई है तो इतना टैक्स कटा। अभी क्योंकि हर हेड का डिफरेंट टैक्स उन्होंने कर दिया हुआ है, और उन्होंने बड़ा एक्सप्लेन कर दिया भी हर हेड को अलग अलग आपने किस तरह से हर एक कैपेसिटी, इंजन कैपेसिटी पे जो है वो डिफरेंट किस्म का टैक्स चार्ज होता है। तो इसलिए हर एक की वैल्यू यहाँ पर लहदा दी हुई है। अगर आपने गाड़ी परचेज़ की है, उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई है, तो आपने अपने रेलिवेंट इंजन कैपेसिटी यहाँ पे देख लेनी है और उस हिसाब से उसका टैक्स यहाँ पे बताना है। मिसाल के तौर पर प्लस आइकन दबा के ऊपर आप इंजन नंबर लिखेंगे, एक्साइज रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है, नीचे आप कंटेंट लिखेंगे उसका क्या है, मॉडल कौन सा है, मेक क्या है, सारा इंजन कैपेसिटी क्या है, और उस पर जो टैक्स डिडक्शन हुई होगी वो आप यहाँ पे बता देंगे। इस सेक्शन में बताएंगे टोटल रिसिप्ट, यानी मिसाल के तौर पर 20 लाख, उसके ऊपर जितनी टैक्स डिडक्शन हुई थी रजिस्ट्रेशन करवाने पे, तो वो अब यहाँ पे आ जाएगी। ये आ रही हैं सारी सेल के सेक्शन, देखें ये सेल है, ये सब सेल में आ रहा है, और ये देखें ये रजिस्ट्रेशन में आ रहा है। आपके जो भी केस होगा रजिस्ट्रेशन वाला होगा तो ऊपर वालों को फॉलो करेंगे, सेल वाला होगा तो ये सेल वालों को फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका टैक्सेस आ सकता है वो होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर, जो आपका इनकम टैक्स उसमें मेंशन होता है, समटाइम्स मेंशन नहीं भी होता। अगर आपके बिल्स में मेंशन है तो ऊपर आप यहाँ पे अपना लिखना है रेफरेंस नंबर, नीचे आपने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, लेस्को, गैपको जो भी होगा लिख के टोटल अमाउंट को आप इस सेक्शन में बताएंगे, और उसके साथ जो टैक्स होगा वो इस सेक्शन में आएगा। मैं एक करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए, इसलिए मैं हर एक नहीं कर रहा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। उसके बाद नीचे आपका ये टेलीफोन आ जाता है, फिर सेल फोन आ जाता है, और आपका ये फ़ोन बिल, इंटरनेट बिल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आपका सेल फोन है, ये तो हर एक के रेलिवेंट है इसलिए मैं ये करके बताता हूँ। सेल फोन में आपको इसको ओपन करके ऊपर अपना नंबर लिखना है, नीचे आपने लिख देना है ये जैज़ है या जोंग है, जो भी कंपनी होगी आपने लिख के इसको सबमिट करना है।
ये देखिए इस तरह से जीरो वाली वैल्यूज आ देती हैं। रिसिप्ट में आपने टोटल अमाउंट लिख देनी है एक साल में जितना आपने किया है, और यहाँ पे आपको वो टैक्स आ जाएगा जो इस साल में डिडक्शन हुई है। ये आपको आपके जो अपनी कंपनी से मिलता है टैक्स सर्टिफिकेट, उसके ऊपर भी लिखा होता है। जैसे मैंने जोंग और जैज़ की यहाँ पे बनाई हुई है वीडियोस, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आप किस तरह से ये विदहोल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट ले सकते हो। वो लेके आपने यहाँ पे बताना। ये कॉमनली क्योंकि 15% होता है तो यहाँ पे 15% इसकी अमाउंट आ जाएगी जो कि बनती है 750 रुपये। इसको हम यहाँ पे लेके कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे एंटर हो जाएंगी। इसी तरह से ये रेलिवेंट हेड आपने सारे देख लेने हैं जो आपको रेलिवेंट लगी। अगर किसी के समझ में ना आए तो वो रेलिवेंट हेड आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे फेसबुक के ऑफिशियल पेज पे आके गाइडेंस ले सकती हैं उसको किस तरह डिक्लेयर करना है, तो मैं आपको उसमें तो हम वहाँ पे आपको गाइड कर देंगे। तो मैं वहाँ पे भी आपको गाइड कर दूंगा, लिहाजा इस बात की आपने फिक्र नहीं करनी। फिर सबसे नीचे चले जाएं तो एक सैलरी इंडिविजुअल जो कॉमनली कर सकता है वो ये कर सकता है कि उसके पास जो अपना क्रेडिट कार्ड है या अपना डेबिट कार्ड है, उससे अगर वो बाहर से कोई चीज़ परचेज करता है तो उसके ऊपर भी अब यहाँ पे टैक्स डिडक्शन होती है 5% फॉर फाइलर एंड 10% फॉर नॉन फाइलर। तो वो हेड आएगा ये वाला, पर्सन रिमिटिंग अमाउंट अब्रॉड थ्रू डेबिट क्रेडिट। तो अगर आपने एक साल में जितनी ट्रांजैक्शन बाहर की हुई है, मिसाल के तौर पर हम ये कह देते हैं 52,000, और उसके ऊपर जो टैक्स डिडक्शन हुई है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। लिखने के बाद हम इसको कर देंगे यहाँ से कैलकुलेट, तो ये वैल्यू भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। इस तरह से देखें ये सारी वैल्यूज जो है एक सैलरी इंडिविजुअल की यहाँ पे ऐड होती जाती हैं सारी। तो ये भी जितना भी ऊपर वाली आपके अमाउंट होती है जो आप अपनी इनकम से ज़्यादा पे करते हैं वो आपके रिफंडेबल इनकम टैक्स में आ जाता है, जिसका आप रिफंड ले सकते हैं। मुश्किल से मिलता है, थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, लेकिन मिल जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आपने पूरे साल में आपके जितने टैक्सेस होते हैं जो आप पे करते हैं उसको यहाँ पे डिफरेंट हेड में आपने डिक्लेयर कर देना होता है। और नेक्स्ट यहाँ पे आपका स्टेप आता है जो क्या होता है डिक्लेयरिंग योर एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस के लिए हमने चलना है यहाँ पे वेल्थ स्टेटमेंट में, और ये आ जाएंगे आपके पर्सनल एक्सपेंसेस। यहाँ पे आपने अपने पूरे साल के एक्सपेंस बताने हैं जो आपने किए हैं। मिसाल के तौर पर जैसे पहला रेंट है, एक साल में अगर आपका घर रेंट पे है तो एक साल में आप कितना रेंट उसका पे करते हैं आप वो लिख देंगे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे व्हीकल मेंटेनेंस आ जाती है, कोई बाइक वगैरह आपके नाम पे है तो वो आप कितना एक साल में उस पर मेंटेनेंस पे लगा रहे हैं वो आ जाएगा। नेक्स्ट आपने ट्रैवलिंग कितनी की एक साल में। फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, जितना टैक्स आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एडजस्टेबल टैक्सेस में बताओगे भी मेरा पूरे साल का टैक्स इतना था और उसके ऊपर जो बिल टोटल जमा करवाया था वो मैंने इतना जमा करवाया था, तो वो जो आपका टोटल बिल होगा ना एक साल का उसको लेके आपने यहाँ पे डिक्लेयर करना होता है। फिर आपके वाटर चार्जेस जो आप अपने पे करते हो एक साल में, नीचे आपके गैस के बिल जो है वो आप जितना पे करते हो वो आ जाएगा। उसके बाद आपने कोई एसेट इंश्योरेंस करवाई है तो एक साल का प्रीमियम कितना भरते हैं वो आ जाएगा। आपका मेडिकल का एक्सपेंस क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होता है पाकिस्तान में तो वो आ जाएगा। फिर आपके बच्चों की जो जा रही हैं फीसें वगैरह, आपकी अपनी एजुकेशन है उस पर कितना खर्चा आ रहा है वो आप लिखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आपने क्लब की किसी की मेंबरशिप ली हुई है तो उसका एक साल का कितना आप पे करते हो वो आ जाएगा। और ये कोई लोकल क्लब नहीं होते, ये वो क्लब होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं, हर एक क्लब नहीं यहाँ पे शामिल होगा। फंक्शन गैदरिंग में कितना एक्सपेंस कर दिया आपने वो लगा देंगे। फिर आपने ज़कात वगैरह दी हुई है तो वो आ जाएगा यहाँ पे एक साल में आपने कितना पे किया है। इंश्योरेंस अपनी पर्सनल करवाई हुई है आपने तो पर्सनल इंश्योरेंस का जो एक साल का है वो आ जाएगा। फिर इन सब के अलावा अगर आपके मजीद एक्सपेंसेस बाकी बचते हैं जो यहाँ पे लिस्ट नहीं हुए तो वो टोटल आप यहाँ पे हाउस होल्ड एक्सपेंस में बता सकते हैं भी मेरा टोटल ये एक्सपेंस हुआ। ये इस तरह से आपने पूरे एक साल के अपने एक्सपेंसेस को यहाँ पे डिक्लेयर करना होता है और उसको ऊपर से आपने करना है इसको कैलकुलेट। ये यहाँ पे कैलकुलेट होके टोटल बन जाएंगे जो बना 7,25,000। अब नेक्स्ट और फाइनल स्टेप आपका ये है कि आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है जिसमें आप अपने एसेट्स और अपने लाइबिलिटी को डिक्लेयर करते हैं। उसके लिए हम चलेंगे यहाँ पे नीचे एसेट्स लाइबिलिटीज़ में, और यहाँ पर एक वैल्यू आपने लेके आनी है पीछे अपनी इनकम से। जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि एसेट डिक्लेयर करने से पहले आपने वो इनकम को यहाँ पे डिक्लेयर करना होता है। वो इनकम आप लेके आएंगे अपने टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स और नीचे यहाँ पे कंप्यूटेशन से। और यहाँ पे ये देखें ये आपको टोटल इनकम नज़र आ रही है, ठीक है, या ये टैक्सेबल इनकम आ रही है, दोनों वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम ही होती है। इसको आपने यहाँ से करना है कॉपी, वापस चलना है वेल्थ स्टेटमेंट पे और ये रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स पे। यहाँ पे आके आपने सबसे पहले नॉर्मल टैक्स के सामने अपने टोटल इनकम बता देनी है। उसके बाद फिर आपने अपने सारे एसेट्स वगैरह यहाँ पे डिक्लेयर करने शुरू करने हैं। इसका बेनिफिट आपको ये होता है कि आपके जो जमा नफ़ी होती है ये देखें ये आपकी एडजस्ट करनी आसान हो जाती है। यहाँ पे आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि ये वैल्यू यहाँ पे कहाँ से आ गई। ये वैल्यू पिछले साल से आ रही है। अगर आप पिछले साल से अपने टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और जब आप पहली दफ़ा 2025 का फॉर्म ओपन करके ये इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न का बटन दबाते हैं तो पिछली सारी इनकम वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाती है।
उनको जस्ट आपने अपने करंट ईयर के साथ की वैल्यू से रिप्लेस करना होता है, नथिंग एल्स। लिहाजा आप इसको इग्नोर करें, बाकी नीचे वाली चीज़ों को फॉलो करें। ये आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी। अब चलना है हमने वापस पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ पे। इसमें सबसे ऊपर आपकी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, यानी आपके पास आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम होगी जो आपने यहाँ पे एग्रीकल्चर में डिक्लेयर की थी, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है आपकी, उसका एड्रेस अब यहाँ पे बताएंगे। ऊपर एड्रेस, नीचे कंटेंट, वो कितने एकड़ है, कितने मरला है, कितने कनाल है, वो बता के उसकी टोटल वैल्यू हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। फिर अगर आपके पास कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो उसका हम एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। जैसे ये आपका एड्रेस आ गया और यहाँ पे आप लिख देंगे हाउस या प्लॉट या जो कुछ भी आपके केस में होगा, उसको आप लिख के सबमिट करेंगे। उसकी टोटल वैल्यू जो होगी वो हम यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट नीचे आपने एनिमल नॉन बिजनेस बताने, यानी आपके पास कोई आपके एनिमल्स हैं तो उनकी वैल्यू आप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, वो जितनी भी हो सकती है आपके एनिमल्स की प्राइस के लिहाज से। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना एक बैंक अकाउंट ऐड करना होता है। बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपने इस सेक्शन में आ जाना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये सारा यहाँ पे आपने करना है। प्लस आइकन, ऊपर आपने अपना बैंक अकाउंट का नंबर लिखना है, नीचे आपने बताना है वो कौन सा बैंक है आपका और उसका अकाउंट कौन सा है, करंट है या सेविंग है, जो भी होगा इस तरह से लेके सबमिट करेंगे। और यहाँ पर आपने 30 जून 2025 उसका टोटल यहाँ पे आपने लिखना है। मिसाल के साथ हम 50,000 लिख देते हैं, जो उसका क्लोजिंग बैलेंस होगा ना वो यहाँ पे आएगा। फिर आपके पास जो मोटर व्हीकल है, क्योंकि हमने एक्सपेंसिव में बताया है कि मेंटेनेंस चार्जेस, तो आपके नाम पे जो बाइक होगी उसको आप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। मोटर व्हीकल में उसका नंबर लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। जो भी आपकी जिस भी ईयर में रजिस्टर्ड होगी, जो भी नंबर होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। नीचे आप लिख देंगे CD 70 125, जो भी होगा उसकी प्राइस आप यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट नीचे आपके प्रीशियस पोजेशन, ये होता है आपके गोल्ड, चांदी या इसके जो ऑर्नामेंट्स होते हैं सारे, उनकी डिटेल। जैसे मिसाल के तौर पर गोल्ड है, प्रीशियस पोजेशन, और नीचे लिख देंगे कितना है, 1 तोला है, 10 तोला है, जितना भी है। और उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे आपने एंटर करनी है, जो आपके पास रसीट वैल्यू होगी उसकी, उसके हिसाब से। मिसाल के तौर पर हम कह देते हैं कि 2 लाख रुपए थी, वो हमने यहाँ पे लिख दी। फिर आपके हाउस होल्ड इफेक्ट, यानी घर पे पड़ी हुई जितनी चीज़ें, इसके ऊपर मैंने एक पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये समझने के लिए कि हाउस इफेक्ट होते क्या हैं और उनको यहाँ पे किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। तो उनकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं। नेक्स्ट आपके पर्सनल आइटम आ गया, आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर, आपके घर पे जो पर्सनल आइटम की यूज़ की चीज़ें हैं उनकी वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। ये एक दो चीज़ें इस तरह की हैं जो हम एडजस्टेबल कर सकते हैं यहाँ पे, यानी इनके पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे हम इनको डिक्लेयर कर सकते हैं क्योंकि ये एसेट वैल्यू होती हैं, ये हमारे टोटल एसेट्स को इंक्रीज़ करते हैं, इसलिए उनकी वैल्यू यहाँ पे डिक्लेयर करना होता है। फिर कैश नॉन बिजनेस आपके पास साल के एंड पे 30 जून 2025 को कितना पड़ा था वो आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे नीचे होता है अदर एनी अदर एसेट। एनी अदर एसेट में क्या आ सकता है, प्राइस बॉन्ड वगैरह आ सकते हैं। अगर आपके पास प्राइस बॉन्ड आपने परचेज किए हुए हैं तो वो यहाँ पे लिखें, उनकी आपकी टोटल वैल्यू जितनी बनती है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा भी कोई और एसेट हो सकता है जो यहाँ पे ऊपर मेंशन नहीं किया वो उन्होंने, तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर आपने अगर किसी दूसरे के नाम पे ली हुई है कोई प्रॉपर्टीज़ वगैरह तो उसको आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। और इस साल के फॉर्म में उन्होंने देखे यहाँ पे पर्सनल एसेट और एक एक्स्ट्रा यहाँ पे हेड दे दिया पर्सनल एसेट लाइबिलिटी का। इसको जब हम ओपन करें तो देखिए यहाँ पे आ गया है एसेट हेल्ड ऑन अदर्स नेम इंक्लूडिंग नॉन फाइलर सपोज या डॉटर, यानी अगर आपकी फाइलर आपकी वाइफ या आपकी डॉटर अभी नॉन फाइलर है और उनके नाम पे अगर आपने प्रॉपर्टीज ली हैं अपने पैसों से तो उसको आप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। प्लस वाला आइकन दबाएंगे, प्रॉपर्टी उनका NIC नंबर लिखेंगे, उनका NIC नंबर लिखेंगे। नंबर लिखने के बाद नीचे लिखेंगे आपने प्लॉट लिया है, कितना लिया है, 10 मरला का लिया है, जितना भी लिया है वो यहाँ पे लिखने के बाद सबमिट करेंगे। यहाँ पे आप उसकी टोटल अमाउंट लिखेंगे, जो भी उसकी अमाउंट कितनी थी जब आपने लिया था, जिस साल में आपने लिया था। ये देखें ना यहाँ पे 2 न्यू हेड आ गए, एक अमाउंट, एक एस्टिमेटेड करंट मार्केट वैल्यू। यानी मिसाल के तौर पर आपने 2020 में लिया था उसको 20 लाख का, ठीक हो गया। लेकिन अब क्योंकि मार्केट वैल्यू बढ़ गई है उसकी, वो हो गई है 25 लाख, तो यहाँ पे आप उसका 25 लाख लिखेंगे, सेम अमाउंट नहीं आएगी। ये वेरिएशन है, इसको मैं बार बार कह रहा हूँ, ज़रा अच्छे से समझ लें। इस साल से उन्होंने इस अमाउंट के साथ में आपकी एक एस्टिमेटेड करंट वैल्यू लिखी है जो करंट आपको बताते, ये FBR को बताएगा कि जो एसेट आपने पुरानी अमाउंट पे लिया था वो अब करंट ईयर में कितना इंक्रीज हो चुका है, उसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई हुई है। ये आपके लिए ही बेनिफिट है क्योंकि यहाँ पे अब आपको जब आपने कोई प्रॉपर्टी लेनी वगैरह करनी है सेल परचेज, तो आपको एक एलिजिबल सर्टिफिकेट चाहिए होता है FBR से। तो अगर आप यहाँ पे रॉन्ग वैल्यू लिखेंगे तो वो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, आपकी एलिजिबिलिटी है, उसको इफेक्ट करेगी। लिहाजा आपने जो करंट मार्केट वैल्यू है उसको यहाँ पे डिक्लेयर करना है। ठीक हो गया।
आई होप आप ये बात को समझ गए हैं। वापस चलते हैं यहाँ पे वापस आके अब आपने अपनी लाइबिलिटीज़ बतानी होती है, यानी एक साल में आपने क्या क्या लोगों से लिया हुआ है जो आपने पे करना है। जैसे हमने ये प्लॉट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो हो सकता है ये आपने इंस्टॉलमेंट पे लिया हो और अब अपने आने वाले सालों में उसकी इंस्टॉलमेंट पे करनी है, तो उन इंस्टॉलमेंट की आपके ऊपर एक लाइबिलिटी है जो हमने यहाँ पे भी डिक्लेयर करनी होती है। मिसाल के तौर पर जिस साल में आपने वो प्रॉपर्टी ली है और इस करंट ईयर तक आपने जितना पे कर दिया है उसको अपने टोटल अमाउंट से माइनस कर देना है और रिमेनिंग यहाँ पे डिक्लेयर कर देना है। यही सब कुछ होगा, चाहे आपने किसी से लोन उठाया हुआ है, किसी मार्केट से लोन उठाया हुआ है, किसी बंदे से लोन उठाया हुआ है, तो उसकी हम यहाँ पे लाइबिलिटी किस तरह से बनाएंगे अब वो देखते हैं। आपने करना है प्लस वाला आइकन पे क्लिक। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपने उस बंदे का NIC नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर बताना है। किसी हाउसिंग सोसाइटी से लिया है तो उनका नंबर आ जाएगा, किसी शख्स से आपने लिया हुआ है तो उसका आपका NIC नंबर आ जाएगा। यानी डिफरेंट सिनेरियोज है, आपने अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करना है। मैं मिसाल के तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ली है किसी हाउसिंग सोसाइटी से, हम उसका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देंगे। नीचे हम लिख देंगे कि हमने प्लॉट लिया है 10 मरला का, ठीक है, ये हमने प्लॉट लिख दिया। अब आप इसको करेंगे सबमिट। अब यहाँ पे आपने बताना है कि यानी जब सा आपने ली हुई है वो टोटल अमाउंट थी उसकी 20 लाख, और इस करंट ईयर जून 30 2025 तक जितना आपने पे कर दिया है वो आप कर देंगे माइनस, और बाकी यहाँ पे बता देंगे। मसाक तो हम कह देते हैं जी 20 लाख में से 5 लाख पे हो गया और बाकी 15 लाख यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देंगे। तो ये आपकी लाइबिलिटी है, और अब ये हर आने वाले साल में जितना आप पे करते जाएंगे उसको अमाउंट को यहाँ पे आप माइनस करते जाएंगे, और जो रिमेनिंग अमाउंट आपकी बची होगी वो यहाँ पे आती रहेगी। और जिस साल में आपकी ये लाइबिलिटी पे हो जाएगी उस साल में आगे आपने इसको यहाँ से डेल कर देना है, ठीक है। और वो प्लॉट जो होगा वो अब आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम उसकी टोटल अमाउंट डिक्लेयर करके आए हैं। यहाँ पे 20 लाख हमने लिखा था ना, और लाइबिलिटी हमने बता दी 15 लाख अभी बाकी है, 5 लाख हमने करंट ईयर तक पे कर दिया। आई होप आपको लाइबिलिटी की समझ आ गई होगी, और मैंने कोशिश की है कि मैं इसको बड़े खुले लफ्ज़ों में आसानी से आपको बता सकूँ। ये हमने बता दी है यहाँ पे लाइबिलिटी। नेक्स्ट हम रिकन्सिलेशन पर चलें तो यहाँ पे 2-4 ऐड और भी हैं। मिसाल के तौर पर आपसे कोई फॉरेन रेमिटेंस आती है, कोई बाहर से आपका भाई कज़न को गया हुआ है जो आपके अकाउंट में पैसे भेजता है, तो उसको आप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। आपको इनहेरिटेंस इस साल में मिली है और आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो गई है, 2 शर्तें हैं, मिली है और इस साल ट्रांसफ़र भी होगी आपके नाम पे, तब आप डिक्लेयर करेंगे। अगर आपको मिली है और नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हुई तो फिर आपने इनहेरिटेंस उस साल में बतानी है जिस साल में आपके नाम पे ट्रांसफ़र होगी ऑफिशियली। उसके बाद अगर आपको कोई गिफ्ट मिला है बाप से, किसी दोस्त से, किसी रिलेटिव से, किसी भी सूरत से, तो गिफ्ट को आपने यहाँ पे बताना है। गिफ्ट बताने वाले का NIC नंबर आएगा ऊपर, नीचे बताएंगे गिफ्ट क्या है। मिसाल के तौर पर कार है, मिसाल के तौर पर प्लॉट है, जो भी है वो लिख के आप उसकी वैल्यू को यहाँ पे देंगे। मिसाल के तौर हम बता देते हैं जी 2 लाख रुपए अज्यूम कर रहे हैं ना। उसके अलावा अगर आपकी कोई प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ आपने सेल कर दी इस साल और उस सेल के ऊपर आपको जो गेन हासिल हुआ है उस गेन को आप यहाँ पे बताएंगे। मिसाल के तौर आपका घर था जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, उसको आपने सेल कर दिया और आपने लिया था 20 लाख का, इस साल आपने उसको सेल कर दिया 25 लाख, तो वो जो ऊपर वाला 5 लाख होगा ना वो यहाँ पे आएगा आपका गेन डिस्पोजल में, ठीक हो गया। और जो टोटल अमाउंट आप उसकी होगी वो होगी यहाँ पे कैपिटल गेन वाले सेक्शन में जाके, यहाँ पे कैपिटल गेन लॉस, यहाँ पर आप टोटल अमाउंट बताओगे जो थी। मिसाल के तौर पर हमें गेन हुआ है 5 लाख का, इसमें तो हम 5 लाख यहाँ पे डिक्लेयर करके इसको कैलकुलेट कर देंगे। तो इस तरह से गेन वाली होती है। मेरी ये पूरी वीडियो है, इसके ऊपर कैपिटल गेन किस तरह से डिक्लेयर करते हैं ये आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि इसमें और भी बड़ी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं, तो आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा। वापस चलते हैं हम यहाँ पे। और इसके बाद अगर आपको किसी और सोर्स से कोई इनकम मिली है, कोई एसेट है आपका जो यहाँ पे लिस्ट नहीं है, तो उसको आप यहाँ पे अदर में बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सेम डिक्लेयर करने का सेम ही तरीका है। फाइनली यहाँ पे नीचे देखें तो ये आउटफ्लोज का आपको सेक्शन मिलेगा जिसमें आपके टोटल एक्सपेंसेस आ रहे हैं, और अगर आपकी कोई एडजस्टमेंट है जो आपने आउटफ्लो की है जो यहाँ पे लिस्ट नहीं है तो उसको आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। और अगर आपने किसी को गिफ्ट दिया है इस साल, वो गिफ्ट किस नेचर का था आपने वो लिख देना है। यहाँ पे उस बंदे का NIC आएगा जिसको आपने गिफ्ट दिया, नीचे वो कंटेंट आएगा भी क्या गिफ्ट दिया और उसकी फिर अमाउंट यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएगी। तो ये भी आपका आउटफ्लो बन जाएगा, यानी आपका एक्सपेंस हो जाएगा एक। और अगर आपको लॉस हो जाता है इन केस आपने कोई अपने जो एसेट आपने सेल किया है वो 20 लाख का लिया था और 15 लाख में आपने बता दिया है, तो यहाँ पे वो आप 5 लाख रुपया लॉस डिक्लेयर कर देंगे भी ये मुझे गेन नहीं हुआ, ये मुझे लॉस हुआ है, ठीक हो गया भाईजान। और जब सब कुछ आप वैल्यूज अपने डिक्लेयर कर देंगे, इनकम, एसेट्स, टैक्सेस, एक्सपेंसेस, देन आपने अपने जो वेल्थ स्टेटमेंट को यहाँ पे रिकनसाइल करना होता है। रिकनसाइल का मतलब होता है आपके इनकम, आपके एक्सपेंसेस और आपके एसेट्स को प्लस माइनस करके
आपने यहाँ पे बैलेंस करना होता है। मैंने क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन की है, इसलिए यहाँ पे इसको मैनेज करना, इसको ज़ीरो करने के लिए यहाँ पे हमें काफ़ी सोचना पड़ेगा, बड़ा लंबा जाना पड़ेगा। लेकिन जब आप अपनी इनकम बना लेंगे, एक एक्सेल शीट बना लें, गूगल शीट बना लें, उसमें आप अपने एक्सपेंसेस, टैक्सेस सब कुछ बराबर करके डिक्लेयर करते रहेंगे ना, तो आपके लिए इसको ज़ीरो करना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। अगर आप अपने पहले साल के टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होंगे ना, ये देखिएगा, एक बार लाजमी नोट करें, पहले साल के टैक्स रिटर्न में आप जब अपने ट्रू वैल्यूज़ को एक्सपेंसेस में, इनकम में, एसेट्स में देने के बाद आपके यहाँ पे जितने ही भी ये अमाउंट बच जाएगी ना, इसको आपने यहाँ से उठाना और आपने एसेट्स प्रीवियस ईयर में जाके ऐड कर देना, तो ये आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप डिफरेंट साल में टैक्स रिटर्न फाइल करते आए हैं, तो फिर तो आपको पहली बात है पता ही होगा यहाँ पे हमने किस तरह इसको ज़ीरो लेके आना है। अगर नहीं भी पता तो मैंने आपको बता दिया, आपको अपने एक्सपेंसेस और एसेट्स को बैलेंस करना पड़ता है, जमा नफ़ी करना पड़ता है ऊपर नीचे, ताकि ये अमाउंट ज़ीरो हो सके। जब फाइनली यहाँ पे ये अमाउंट ज़ीरो हो जाएगी, आपकी बैलेंस शीट जो है, जिसको हम वेल्थ स्टेटमेंट कहते हैं, ये हो जाएगी, यहाँ पे बैलेंस ज़ीरो आ जाएगा वहाँ पे। देन आपने ऊपर से इसको एक दफ़ा करना है सेव, और देन आपने ये सबमिट वाली विंडो में वो पिन एंटर करके इसको सबमिट कर देना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सैलरी रिटर्न की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है यहाँ पे एक एक हेड आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि जब आप रिटर्न फाइल करें तो आपको यहाँ पे कोई इशू फेस ना करना पड़े। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर या चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।